आज का दंगल देश भर में हुए बांग्लादेश विरोधी प्रदर्शनों को लेकर है। आज देश के कई शहरों में विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक बांग्लादेशी दूतावासों के घेराव की कोशिश की गई। यह विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश में दीपचंद्र दास नाम के एक हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग के खिलाफ हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन भी किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज सिर्फ कोलकाता में हुआ। साधु संतों समेत कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। नाराज प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के खिलाफ बयानबाजी भी की और ममता सरकार को मुस्लिम परस्त होने का आरोप भी लगाया। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला अगस्त 2024 के बाद तेजी से बढ़ रहा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद सत्ता में शामिल कट्टरपंथी ताकतों के बहकावे में उकसावे पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बार एक छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद जिस तरह पूर्व नियोजित साजिश के तहत बांग्लादेश में मीडिया संस्थानों से लेकर हिंदुओं पर हमले किए गए हैं, उसे लेकर आक्रोश इस बार कई ज्यादा देखा गया है। और जब दीपचंद्र दास की मॉब लिंचिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए वायरल हुई तो भारत में उसकी उग्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और कहा जा रहा है कि यह स्वाभाविक था। असर यह है कि दोनों देशों के बीच भी राजनयिक स्तर पर तनाव बढ़ चुका है। वीजा दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। एक दूसरे के राजनयिकों को तलब किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वहां पर हमारे लोगों की सुरक्षा की जाए। लेकिन सवाल यह है कि बांग्लादेश में हिंदू की हत्या पर आखिर इस बार इतना आक्रोश क्यों नजर आ रहा है? क्या बांग्लादेश के हालात के वजह से यह आक्रोश नजर आ रहा है या पश्चिम बंगाल की राजनीति के वजह से? असर किस चीज पर ज्यादा पड़ता नजर आ रहा है? और ऐसे कई तमाम सवाल है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। सभी सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। पूरा हिंदुस्तान उबल पड़ा है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक, जम्मू से हैदराबाद तक, भोपाल से नागपुर तक विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदू संगठनों की ओर से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब हम इस जिहादी माइंडसेट के खिलाफ लड़ेंगे। बांग्लादेश सरकार होश में आओ और हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो। हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। हिंदुस्तान का हिंदू नाराज है क्योंकि बांग्लादेश में दीपचंद्र दास नाम के एक हिंदू नागरिक को मुस्लिम कट्टरपंथियों की उन्मादी भीड़ ने मार दिया। संदेश एक ही है कि बांग्लादेश की आज की स्थिति को हम स्वीकार नहीं करेंगे। सारा विश्व हिंदू बंगाली एक हो। पूरा भारत हिंदुस्तान जाग चुका है और पूरे सनातनी जाग चुके हैं। हमारा माननीय प्रधानमंत्री गिरमपुर इमरजेंसी हस्तक्षेप करे, इमरजेंसी एक्शन ले। वैसे तो बांग्लादेश में दीपू की हत्या के विरोध में बांग्लादेशी भी सड़क पर उतरे हैं, शांति मार्च कर रहे हैं, मानव श्रृंखला बना रहे हैं, लेकिन वो सहमे हुए हैं। यहाँ हिंदुस्तान में प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर। भारत में भी ये विरोध प्रदर्शन देश भर में किया जा रहा था, लेकिन इसके दो प्रमुख केंद्र थे। दिल्ली में ज्यादा उग्र प्रदर्शन था क्योंकि यहाँ बांग्लादेश हाई कमीशन के घेराव की तैयारी थी। उधर कोलकाता में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां चला दी क्योंकि प्रदर्शनकारी बांग्लादेश के शासक मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन कर रहे थे। दरअसल बांग्लादेश में दीपचंद्र दास की हत्या के 4 दिन बाद कोलकाता में ही बीजेपी के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सबसे उग्र प्रदर्शन की शुरुआत की थी। हजारों समर्थकों के साथ शुभेंदु अधिकारी जय श्री राम का झंडा लेकर बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर का घेराव करने पहुंचे थे। ताला लगाना पड़ेगा, बैठने नहीं दूंगा। पूरा विश्व का हिंदू समाज ये जो हुआ है ये छोड़ने वाला नहीं है, छोड़ने वाला नहीं है। 24 को बॉर्डर में ब्लॉकेड होगा 1 घंटा का और 26 को फिर होगा।
सोमवार को कोलकाता में बड़ा प्रदर्शन हुआ तो अगले दिन विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश की घटना पर भारत में प्रदर्शन की वजह दीपचंद्र दास का हिंदू होना बताया गया, लेकिन बीजेपी के लिए विरोध की वजह सिर्फ एक हिंदू की हत्या नहीं है। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইউনুসকে সমর্থন করছে, এটা স্বাভাবিক বিষয়। এই কারণেই বলেছি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এপাশে মৌলবাদকে যেভাবে তোষণ করছে, সেই মৌলবাদ তোষণ মানে ওপাশের মৌলবাদ আরো বেশি মাথাচাড়া দেওয়া, আর মৌলবাদ যত বেশি মাথাচাড়া দেওয়া তত বেশি ওপাশের হিন্দু অত্যাচারিত হওয়া। তো আমি এটা বলবো না। बांग्लादेश है वो एक अलग कंट्री है, ये तो हमारा जुरिस्डिक्शन में नहीं है, हम तो स्टेट है, हम अलग कंट्री के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। बॉर्डर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ है। दरअसल टीएमसी सवाल उठा रही कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और नरसंहार की ये पहली घटना नहीं। 2024 में जब कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट किया था, तब सिर्फ 4 से 20 अगस्त के बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले की 2010 घटनाएं हुई थी। इनमें 1705 अल्पसंख्यक परिवार सीधे तौर पर प्रभावित हुए थे। अल्पसंख्यकों के संगठन का दावा है कि 15 दिन के अंदर 69 मंदिर पर हमले हुए थे, 157 हिंदू परिवारों पर हमले हुए, लूट हुई, घर फूंक के जमीन लूटी गई, 5 हिंदुओं की हत्या कर दी गई, 64 जिले 67 उप जिले में हिंदुओं पर हमले हुए, जिसमें 49 जिलों में 1068 हमले हुए। सबसे ज्यादा खुलना में 295, रंगपुर में 219, मैमनसिंह में 183, राजशाही में 155, ढाका में 79, बारिशाल में 68, चिटगांव में 45, सिलहट में 25 दुकान मकान लूटे फूके गए। यहां तक कि 49 हिंदू शिक्षकों से नौकरी तक छीन ली गई। इतना ही नहीं, हिंदुओं पर अत्याचार के सिलसिले में ही बांग्लादेश हुकूमत ने इस्कॉन के प्रमुख पुजारी को जेल में डाल रखा है। वहाँ पर बांग्लादेश में जो हो रहा है, ये भाजपा बड़ा बड़ा बात बोल रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों एक्शन नहीं ले रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों एक्शन नहीं ले रहा है? वो जो प्रभु जी उसका जेल में है, वो जो सन्यासी उसका जेल में है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है? भाजपा क्या कर रहा है? यहाँ पर हिंदू हिंदू बोल रहा है तो वहां पर प्रोटेक्शन देने के लिए वो क्या कर रहा है? हालांकि बीजेपी की ओर से बांग्लादेश के माहौल का पश्चिम बंगाल में असर की उम्मीद लगाते हुए जो बयान दिए जा रहे हैं, उसका असर सड़क पर हो रहे प्रदर्शन में भी दिखने लगा। ওপারে যাহা মোল্লা ইউনিস সরকার, এপারে তাহাই খালা মমতা সরকার চলছে। জায়গা হোক পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশ বা বেলজিয়াম বা যে কোনো জায়গা, যেখানে এই বিষাক্ত জিহাদিদের সংখ্যা বাড়বে সেখানে এরা এরকম জুলুম করবে। অন্য কোনো ধর্ম বাংলাদেশ যদি এ হয়, বাংলা বি, যেটা বাংলাদেশ হচ্ছে সেটাই বাংলা হচ্ছে। বাংলাদেশের মৌলবাদী আর এখানকার পুলিশ চেপ মমতা ব্যানার্জি ধিক্কার জানাই মমতা ব্যানার্জিকে, ধিক্কার জানাই কলকাতা পুলিশকে। এই পশ্চিম বাংলার পুলিশ, এ দলদাস পুলিশ, এটা বাংলাদেশের মৌলবাদীকে সমর্থন করে, মৌলপন্থাকে সমর্থন করে। दरअसल पश्चिम बंगाल में हिंदू संगठनों को जितना गुस्सा दीपचंद्र दास की हत्या पर है, बीजेपी को उतना ही गुस्सा ममता सरकार पर है। हालांकि इन तमाम गुस्से और आक्रोश को कांग्रेस के नेता भारत में हो रही घटनाओं का नतीजा बताते हैं। ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। हम बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, ईसाइयों के साथ हो रहा है, उसकी घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भारत में अल्पसंख्यकों की लिंचिंग को लेकर सवाल उठाते रहे। उत्तर प्रदेश में अखलाक की लिंचिंग के मामले को लेकर दिग्विजय सिंह यूपी सरकार के रुख पर अब सवाल करते हैं। हालांकि ताज़ा खबर है कि अखलाक हत्याकांड में आरोपियों पर दर्ज मुकदमे वापस करने की याचिका को सूरजपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया है। खबर इस वक्त आगे, अब एक बार फिर कोलकाता से ये खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। खबर यह आ रही है कि शुवेंदु अधिकारी जो नेता विपक्ष है, बांग्लादेश में मारे गए दीपचंद्र के लिए एक बड़ा ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। बीजेपी के नेता और नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी की तरफ से बयान दिया गया कि हर महीने आर्थिक मदद दीपचंद्र दास के परिवार को दी जाएगी। दीपचंद्र दास दरअसल एक मजदूर थे और दीपचंद्र दास का घर वहां पर चला गया। ढाका से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर मैमनसिंह पे उनकी हत्या हुई है। शुवेंदु अधिकारी ने क्या बोला है वो जरा सुन लेते हैं। দিতে পারে অন্তত তোদের পাশে দাঁড়াও। ঠিক একইভাবে দীপু দাসের পরিবারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছে। আগামীকাল ওই পরিবারের সঙ্গে আমি কথা বলবো।
ভিডিও কনফারেন্সিং করে এবং দীপু দাসের পরিবারের অনেকগুলো পেটিএম নাম্বার ঘুরে বেড়াচ্ছে যারা ভারত থেকে অর্থ দিতে চান। ভারত থেকে অর্থ দিতে গেলে অনলি পেটিএম পারমিসেবল, আর বাকি মানে ব্যাংকিং ট্রান্সফারেবল নয়, ফরেন মানিতে পড়ে যাবে অ্যাক্টে। কিন্তু পেটিএমে পারমিসেবল, এটা এখন তো উদারীকরণে বিশ্বের যে কোনো জায়গায় লোক দিতে পারে, রেমিটেন্স একটা কেটে নেয় তাতে। इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता इस वक्त कोलकाता से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, शुभेंदु अधिकारी का ये बयान, उन्होंने कहा है कि उनको आर्थिक मदद दी जाएगी पूरे परिवार को, और इस वक्त ये भी देखा जा रहा है कि राजनयिक संबंध हमारे बांग्लादेश के साथ में उन पर भी कई सवाल यहां पर उठ रहे हैं। लेकिन ऐसे में बीजेपी का ये उग्र प्रदर्शन, क्या पहली बार इस तरीके से यह प्रदर्शन देखा गया है? और जो लाठीचार्ज हुआ उसके बाद भी बीजेपी से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? साहिल, बिल्कुल ये पहली बार नहीं है। आपको याद होगा जब इस्कॉन के साधु चिन्मय कृष्ण दास गिरफ्तार हुए थे बांग्लादेश में, तब भी शुभेंदु अधिकारी इस तरह का प्रदर्शन किए थे। बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया गया था। 2 दिन पहले शुभेंदु अधिकारी ने प्रदर्शन किया, और आज बहुत सारे ऐसे हिंदू संगठन हैं जिसको बीजेपी का भी बैकिंग है, उन्होंने आज कोलकाता के डिप्टी हाई कमीशन बांग्लादेश के ऑफिस के बाहर इस तरह का प्रदर्शन किया। और अब शुभेंदु अधिकारी खुल के खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दीपू दास की जो परिवार है उनसे कल वो बात करेंगे, उनसे कनेक्ट करने की, जुड़ने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा उन्होंने कर दी है। कहीं ना कहीं बांग्लादेश की जो स्थिति है और उसके साथ साथ बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से निपीड़न और अटैक की घटनाएं सामने आ रही, उसको लेके ममता सरकार को पश्चिम बंगाल में घेरने की कोशिश बीजेपी का है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो इरादा है वो और कुछ ही महीनों में 3 महीने बाकी रह गए हैं जब पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं हिंदू सेंटिमेंट और हिंदू वोट बैंक को अपने ओर खींचने की एक कोशिश, और यही कारण है कि उस तरफ जो बांग्लादेश में हिंदू निपीड़न हो रहा है उनकी सेंटिमेंट को यहाँ पे इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि आपको याद होगा जो मতুआ समाज है, जो मতুआ कम्युनिटी है, कुछ ही महीने बाकी है बंगाल चुनाव के लिए, और जाहिर सी बात है कि इसी के वजह से आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि बंगाल चुनाव के मद्देनजर यह प्रदर्शन ज्यादा तीव्र हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ कोलकाता में आज प्रदर्शनकारियों पर, बाकी किसी भी जगह पर नहीं, लेकिन कोलकाता में वहां पर लाठीचार्ज किया गया। गौरव भाटिया, पिछले 15 दिनों में बांग्लादेश की अल्पसंख्यक संगठनाएं हैं, उनका दावा है कि पिछले 15 दिनों में 69 मंदिरों पर हमले किए गए। अगस्त से यह सिलसिला लगातार चल रहा है। 157 परिवार है बांग्लादेश के भीतर, हिंदू परिवार, उन पर हमले किए गए। 68 जिलों में यह हमले हुए हैं, और 5 हिंदुओं की हत्या अगस्त 2024 से यहां पर हो रही है। और अभी ये जो नया मामला यहां पर दीप चंद्र दास का यहां पर दिखाई दे रहा है। सरकार की तरफ से क्या उम्मीद हम करें इस पूरे मामले को लेकर? देखिए साहिल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो भी हमारे भाई दीपू चंद्र दास के साथ हुआ वो बेहद ही दुखद है, और पूरा भारत और खासकर सारे भारतीय हिंदू और पूरे विश्व के हिंदू सब लोग आक्रोशित भी हैं और अपनी ताकत और एकजुटता भी दिखाई है। सरकार ने क्या किया मैं आपको बता दूं। सरकार ने तुरंत जब संज्ञान लिया इस मामले का तो ये बात कही, और ये जो बांग्लादेश के यहाँ पे अफसर हैं, जो दूत हैं, उनसे कहा है, मैं लाइन पढ़ देता हूं। इंडिया हैज कन्वेड टू देम आर स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स ओवर द अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज। वी हैव आल्सो अर्ज्ड द परपेट्रेटर्स ऑफ द बारबेरिक किलिंग ऑफ दास बी ब्रॉट टू जस्टिस। 2 बातें, सबसे पहले निंदा करी और दूसरा न्याय मिले हमारे भाई के परिवार को, ये कहा। दूसरी बात, उसी के बाद गिरफ्तारियां हुई जब भारत की सरकार ने दबाव बनाया है। अब बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की। जब भी समाज में कोई भी वर्ग प्रताड़ित किया जाता है, और खासकर हिंदुओं की बात करें, सिखों की बात करें, अल्पसंख्यकों, तो भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से आवाज उठाती है। आज भी पूरे देश में जो प्रदर्शन चल रहे हैं, आप साहिल जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोसता है विपक्ष, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और साथ में बजरंग दल जैसे जो संगठन है, इनको गालियां दी जाती है। लेकिन आज वही लोग खड़े हैं। आज मोमबत्ती गैंग कहीं नहीं है। आपको जान के हैरत होगी, राहुल गांधी ने एक एक्स पोस्ट भी नहीं डाला है, अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा है, ममता बनर्जी ने चुप्पी साधी हुई है। क्या ये नहीं दिखाता कि इनका जो प्रेम है, आप सोचिए, विचलित कर देता है हर भारतीय को। ममता बनर्जी की बात करते हैं, ममता बनर्जी रोहिंग्या के लिए आज कोलकाता में कांग्रेस का भी प्रोटेस्ट हो रहा था, क्योंकि ये दूध देने वाली गाय है।
मैं पूरी बात कर लूं। आप कांग्रेस की पैरवी जरूर करिएगा, अभी मैं कांग्रेस पे भी आऊंगा। प्लीज, ओपनिंग कमेंट है, मुझे एक गौरव भाटिया जी, ये व्यक्तिगत तंज मत करिएगा। देखिए, मेरा काम है कि आपको बताना कि वहां पर क्या क्या हुआ है, और उस पर सवाल पूछा जा रहा है। किसकी पैरवी में क्या कर रहा हूं, किसकी पैरवी नहीं कर रहा हूं, वो सब बताने की जरूरत नहीं है गौरव भाटिया जी। प्लीज, हम जरा एक डिग्निटी मेंटेन करेंगे। इसी तरीके से बातचीत होगी तो बातचीत नहीं हो पाएगी, है ना? तो आप इस तरीके से टिप्पणियां मत करिएगा। मैंने आपको जानकारी दी कि वहां पर क्या हुआ है, उसके ऊपर आपको जो टिप्पणी देनी है वो आप दे दीजिएगा। मैंने शुरुआत में दिग्विजय सिंह का बयान भी इस पे बताया था। मैं आपको सफाई नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ जानकारी आपको दे रहा हूं। बोलिएगा। पहले अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। साहिल जी, पहली बात तो कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आपके चैनल पे आता है तो ये मान के चलिए पूरी तैयारी करके आता है। मेरा ओपनिंग कमेंट है, मैं एक बड़ा मुद्दा उठा रहा हूं। मैं भी यहां बैठा हूं तो पूरी बड़ा तैयारी मुद्दा करके मैं क्या उठा रहा हूं, आप सहमत होंगे मुझसे। बिल्कुल, मैं मानता हूं, आप हमेशा तैयारी के साथ आते हैं। मेरी बात सुन, ठीक है। रोहिंग्या के लिए ममता बनर्जी कहती है कि हम साथ खड़े होंगे, और क्या है ना, लागू ना और एक चीज है, हम किसी पार्टी की पैरवी करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, वहां यहां पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम ये भी सवाल उठाएंगे ना कि भाई उनके लिए क्या किया जा रहा है। ये भी तो राजनीति यहां पर दिखाई देती है कि कोलकाता में कैसे जोरदार प्रदर्शन होता है, इस पर भी सवाल उठाए जाएंगे। तो पैरवी वगैरह इन शब्दों का इस्तेमाल मत करिएगा, मामला नहीं भटकाएंगे, मुद्दे पर रहेंगे। गौरव भाटिया जी, मैं उत्तर दे दूं। मैं आज का विषय है ना, उसी मुद्दे पे हूं। कांग्रेस ने क्या किया है, कांग्रेस ने क्या नहीं किया, अभी उस पर आ जाएंगे। मैं जो बड़ी बात उठा रहा हूं उसको ग्रहण करिए और विनम्रता से ग्रहण करिए। आज ही के मुद्दे पे है साहिल जी। मैं ये कह रहा हूं, गैर नागरिक है रोहिंग्या की पैरवी करती है ममता बनर्जी। देश का कानून है एनआरसी, कहती है लागू नहीं होगा, एसआईआर लागू नहीं होगा। और जो हिंदू होते हैं वो प्रताड़ित किए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। जो आपका दूसरा प्रश्न था कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में इसका असर होगा, तो बिल्कुल होगा। मैं वजह बताता हूं। जो कट्टरपंथी ताकतों के हाथ में मोहम्मद यूनुस है, वैसे ही कट्टरपंथियों की है हाथ में आज ममता बनर्जी भी है, और तुष्टीकरण की राजनीति करती है। सवाल यह पूछा जाना चाहिए, रोहिंग्या के लिए आपके दिल में बहुत जगह है, लेकिन आज एक हिंदू मारा गया है, और जो हिंदू प्रताड़ित किए जाते हैं पश्चिम बंगाल में, उसके लिए ममता बनर्जी एक शब्द नहीं कहती है। और भगवान राम को मुसलमान बता दिया जाता है, और उसके बाद भी ये भी तो प्रताड़ना ही है। ममता बनर्जी का एक बयान नहीं आता है साहिब। और आपके बाकी दो सवालों के उत्तर मैं अगले भाग में दे दूंगा। नहीं, चलिए हम लोग उस पर भी आएंगे। एहतेशाम उल हक, आपको इसका जवाब देना है कि ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से कि हाँ, इसका असर होगा पश्चिम बंगाल की राजनीति पर, और इसलिए होगा क्योंकि ममता बनर्जी इस पूरे मामले को लेकर खामोश है। कई सवाल वो यहां पर उठा रहे हैं, और आज कांग्रेस के प्रदर्शन का भी सामना करना पड़ा है टीएमसी को बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने, और बीजेपी का भी वहां पर जोरदार प्रदर्शन रहा। देखिए साहिल जोशी जी नमस्कार, और आपके तमाम चैनल पर बैठे हुए पैनलिस्ट को भी मेरी ओर से नमस्कार। जिस हिसाब से अभी हमारे गौरव भाटिया जी पश्चिम बंगाल को लेकर करके, हमारी नेत्री ममता बनर्जी को लेकर के जिस हिसाब से आप शब्द बोल रहे हैं कि रोहिंग्या की पैरवी करती है ममता बनर्जी, बहुत अफसोस की बात है। इस तरह के नेशनल चैनल पर बैठे हुए हमारे गौरव भाटिया जी भारतीय जनता पार्टी का स्पोक पर्सन के हिसाब से हमारे बंगाल की अस्मिता को और बंगाल के नेत्री को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल में इस तरह के रोहिंग्या, अभी देखिए साहिल जोशी जी, मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर हुआ, कितने रोहिंग्या निकले, कितना घुसपैठिया निकले। इनका सिर्फ मकसद है पश्चिम बंगाल को सत्ता हासिल करना। 2026 में सामने इलेक्शन है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जितनी भी तरह की कोशिश कर ले, जितनी भी समझ लिए यहाँ पे जितने भी हमारी नेत्री ममता बनर्जी या हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश करे, लेकिन यहाँ की सेकुलर जनता है, यहाँ की सेकुलर जनता हमेशा इस बात का भी जवाब दे दीजिएगा। ममता बनर्जी के साथ में है। इस तरह की जो घटनाएं बांग्लादेश में हो रही है, उसे लेकर मुंबई में प्रदर्शन होता है, दिल्ली में प्रदर्शन होता है, जम्मू में प्रदर्शन होता है, लेकिन कोलकाता के भीतर ही लाठीचार्ज क्यों किया जाता है, उसी को लेकर तो सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी उसी को लेकर तो सवाल उठा रही है कि आप लोग नहीं चाहते कि इस तरीके का प्रदर्शन हो। क्या यह बात सही है? और बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही है, हत्याएं हो रही है, उसको लेकर आपकी क्या भूमिका है, वो भी बता दीजिएगा। देखिए, बांग्लादेश की जो घटना है, अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के साथ में जिस हिसाब से वहां नफरत भरी हिंसा देखने को मिल रही है, मैं उसकी कड़ी निंदा और मजम्मत करता हूं।
इसलिए कि सरकार को वहां तत्काल देखने की जरूरत है, हमारी भारत सरकार को देखने की जरूरत है ताकि सड़कों पर दिख रही बर्बरता रोकी जा सके। भारत सरकार विदेश मंत्रालय को चुस्त और दुरुस्त होनी चाहिए और वहां अल्पसंख्यक की सुरक्षा निश्चित करने पे बांग्लादेश सरकार को चेतावनी भरे लहजे में बात करनी चाहिए। हम अल्पसंख्यक यहाँ भारत में है, वहां के भी अल्पसंख्यक जो वहां समझ लीजिए सरकार है उसको देखने की पूरी जिम्मेदारी वहां की सरकार को बनती है। साहिल जोशी जी, मैं आज तक के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये मेजोरिटी का काम है कि जहां जहां मेजोरिटी है वहां माइनॉरिटी को देखे और उसकी सुरक्षा, उसकी तमाम चीज की जिम्मेदारी मेजोरिटी को होती है। बांग्लादेश हाई कमिश्नर पे जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था वहां पर लाठीचार्ज क्यों हुआ, उसका भी जवाब दीजिए। वो भी तो सवाल उठाया जा रहा है, बाकी कहीं लाठीचार्ज नहीं होता है, वहीं पर लाठीचार्ज क्यों होता है? भारतीय जनता पार्टी के यहाँ अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन अपनी काम कर रही है, जिस तरह का यहाँ तांडव समझ लिए भगवा झंडा लेकर करके मचा रहे लोग, इस तरह की देखिए प्रोटेस्ट करने का एक सीधा सीधी एक प्रक्रिया होती है, लेकिन इस तरह से प्रोटेस्ट नहीं होती। ये झंडा लेके तो सब जगह पे गए थे ना, मुंबई के प्रोटेस्ट भी हमने देखे, दिल्ली के प्रोटेस्ट भी देख लीजिएगा, सभी जगह पर झंडा लेके घूम रहे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोलकाता में निकले झंडा लेकर। देखिए साहिल जी, जिस हिसाब से यहाँ पे प्रशासन देखिए अपनी काम कर रही है, प्रशासन मुस्तैद है। किसी तरह का यहाँ पर अगर कोई घटना घटती है तो हमारी प्रशासन बहुत जबरदस्त सक्रिय है और जबरदस्त तरीके से गौरव भाटिया जवाब दीजिए। देखिए, जो बात एहतिशाम जी राजनीतिक विश्लेषक है कह रहे हैं, लेकिन लग रहा है ममता बनर्जी के बहुत बड़े समर्थक हैं, तो विश्लेषक नहीं है, टीएमसी के समर्थक हैं। मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन जो बात उन्होंने कही कि वो निंदा करते हैं कि एक हिंदू भाई मारा गया, यही बात ममता बनर्जी भी कह सकती थी, एक एक्स पोस्ट कर देती, ट्वीट कर देती, नहीं किया। लेकिन फर्क क्या है मैं आपको बताता हूं। ममता बनर्जी की सिग्नलिंग कहां चल रही है? प्रताड़ित हुआ बांग्लादेश में हिंदू, प्रताड़ित किया बहुसंख्यक मुसलमानों ने। ममता बनर्जी को दूध देने वाली गाय लगती है मुसलमान के वोट, चाहे रोहिंग्या घुसपैठियों हो जो नागरिक भी नहीं है। तो जब वो कुछ नहीं बोलेंगी तो उनको लगता है मुसलमानों के वोट मिलेंगे, इसलिए उनकी चुप्पी है साहिल जी। और दुख की बात क्या है मैं आपको बताता हूं, हिंदू इनके लिए भाई नहीं है तो टीवी पे कह रहे हैं। ममता बनर्जी का 2019 का एक वीडियो है, एक हिंदू ने जय श्री राम का नारा लगा दिया था पश्चिम बंगाल में। गाड़ी रोक के ममता बनर्जी गाड़ी से उतरी और कहती है तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी अगर जय श्री राम बोला। भगवान राम को अभी मुसलमान बताया मदन मित्रा में, इनका विधायक है, क्या कार्रवाई हुई? हुमायूं कबीर क्या गिरफ्तार हुआ? वो भी तो टीएमसी का ही एमएलए था, बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। ममता बनर्जी तो ये चाहती है कि हिंदुओं का उत्पीड़न हो, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं भारत का हर नागरिक चाहे हिंदू हो मुसलमान हो इस तरह का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगा। और एक बात कह के अंत करूंगा, कांग्रेस पार्टी तो इतनी ओछी घटिया हल्की राजनीति करती है, दिग्विजय सिंह इसको सही ठहरा रहे हैं ये कह के कि भारत में अल्पसंख्यकों पे प्रताड़ित किए जाते हैं इसलिए ये हुआ है। आप मुझे बताइए इससे ज्यादा दुखद कुछ हो सकता है? क्या ये उम्मीद की जाती है कांग्रेस पार्टी से जो आज विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, दिग्विजय सिंह का ये बयान इसको सही ठहराएंगे? वो भी तब जब आज ही खबरें आ रही है कि किस तरीके से अखलाक के लिंचिंग के मामले में उत्तर प्रदेश के जो आरोपी है उनके खिलाफ मामला वापस लेने के लिए सरकार के तरफ से दलील दी गई है कि उनके खिलाफ मामला वापस लिया जाए। और उसी वक्त दिग्विजय सिंह का भी यह बयान आता है कि यहां पर अल्पसंख्यकों का लिंचिंग होता है, उसका जवाब वहां पर बांग्लादेश में मिल रहा है। कैसे जवाब? देखिए, इस तरह की समझ लिए कि घटना नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी कंट्री में इस तरह की अगर हो तो उसके बदले में जवाब इस तरह का कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब रहा जहां लिंचिंग इस तरह का मामला है वहां की सरकार की जिम्मेदारी है। अगर भारत में इस तरह की घटना घटती है तो यहाँ भारत की सरकार और जो राज्य सरकार है जहां घटती है, जिस हिसाब से अभी देखिएगा बिहार का नवादा में एक मुस्लिम व्यवसायी को पीट कर करके मार दिया गया, हलाक कर दिया गया।
तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। जहां जहां ये घटना घटती है, ये बांग्लादेश की घटना, बांग्लादेश की सरकार जिम्मेदार है और बांग्लादेश में जो सत्ता पर बैठे हुए उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन इस तरह की अगर भारत में इस तरह की होती है तो यहाँ की सरकार जिम्मेदारी है। साहिल जोशी जी देखिए, हम सबको इस हिसाब की राजनीति नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर रागी, हिंदू मुसलमान के ऊपर नहीं करनी चाहिए। अब ममता बनर्जी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करती है। ममता बनर्जी भारत की क्या पश्चिम बंगाल में इस तरीके की राजनीति अब होगी? प्रोफेसर रागी, क्या इस तरीके की राजनीति अब देखी जाएगी? देखिए, अब जब बात कर रहे हैं तब पलक्कड़ में, वहां पर केरल में बांग्लादेशी कहकर पीट पीट कर एक व्यक्ति को मार दिया गया और वो निकला मध्य प्रदेश का हिंदू। 36 लोगों के खिलाफ वहां पर मामला दर्ज हुआ है। साहिल, मामला ही भटक रहा है पूरी तरीके से। साहिल, अपवाद को नियम और नियम को अपवाद के रूप में मत परोसिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। दिग्विजय सिंह राजनीतिक तौर पर और नैतिक तौर पर दोनों तरीके से भ्रष्ट बात बोल रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, भारत के अंदर मुसलमानों की जनसंख्या 9.6% से आज बढ़कर के 14 तो पहले था, आज कम से कम 17 के आसपास हो गई है। और बांग्लादेश में 22% से 7.9% पर हो गई है। आने वाले 30 वर्षों में भारत, बांग्लादेश के अंदर हिंदू बचेगा नहीं। ये इस्लामिक जिहाद है। मैं फिर कहता हूं कि जिसको इस्लामिक जिहाद की परिभाषा जाननी है वो मुस्लिम बहुल इलाके में जाए और मुस्लिम बहुल राष्ट्रों में जाकर के देखे, तब वहां के सोल्यूशन क्या है? इस्लामिक सरकार को क्या करना चाहिए? घटनाएं हो रही है, यहां पर प्रदर्शन करने से मामला सॉल्व होगा क्या? साहिल मुझे बोलने दीजिए। ममता, बोलिए ना, मैं पूछ रहा हूं आपसे। इस्लामिक सोल्यूशन भी बताइए। आप जो कह रहे हैं वो पहले भी आप कई बार बोल चुके हैं। सोल्यूशन भी बताइए, क्या करना चाहिए? क्या होना चाहिए? अगस्त 2024 से ये घटनाएं हो रही है, सोल्यूशन बताइए। साहिल, बांग्लादेश से इस्लामिक जिहाद बंगाल में घुस चुका है, बंगाल के दरवाजे पर है। यदि बंगाल का हिंदू समाज खड़ा होकर के, इकट्ठा होकर के बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों के सवाल पर उनको बाहर नहीं करता है, गिन गिन करके, चुन चुन करके बाहर नहीं करता है, संगठित होकर के करना पड़ेगा। जो बोलते हैं ना वोट जिहाद करता है, भारत का मुसलमान कभी भी मुस्लिम होने के, वोटर होने के नाते वोट नहीं करता है इस देश में। डेमोक्रेसी से उसको कोई लेना देना नहीं है, वो दीन के लिए वोट करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद खड़ा करना। प्रोफेसर रागी, मेरा सवाल मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं। साहिल, प्रोटेस्ट से बांग्लादेश के भीतर जो 157 हिंदू परिवारों पर हमले हो रहे हैं, 5 हिंदुओं की वहां पर हत्या हुई है अब तक, अगस्त 2024 से लगातार ये हमले बढ़ रहे हैं, ये कैसे रोका जाएगा? इसका भी जवाब चाहिए। क्योंकि राजनीति पश्चिम बंगाल में जरूर हो रही है, लेकिन हत्याएं, हमले पश्चिम बंगाल से ज्यादा बांग्लादेश के भीतर हो रहे हैं, वो भी तो रोकना होगा, उसका भी तो कुछ करना होगा। जल्दी से संगीत रागी आपका जवाब, उसके बाद इत्तेशाम हक इसका जवाब। साहिल, आपको इसमें राजनीति दिखती है, लेकिन जरा ये अभी आपने सवाल किया। नहीं दिख रही है। नहीं, गाजा के नहीं दिख रही है। गाजा के मुसलमानों, मैं सॉल्यूशन पूछ रहा हूं आपसे। गाजा के मुसलमानों के लिए छाती पीटने वाले और जो कहते हैं कि संघर्ष, जो जुल्म के खिलाफ जो है वो संघर्ष को जिहाद कहते हैं, वो कहां हैं? इसलिए नहीं खड़े हो रहे हैं क्योंकि उनको बंगाल में लड़ना है, उनको आसाम के अंदर मुस्लिम वोटों की चिंता है। इसका सोल्यूशन आप पूछते हैं तो एक ही सोल्यूशन है, भारत के अंदर पूरा हिंदू समाज संगठित हो और जितने बांग्लादेशी हैं इनको गिन गिन करके यहां से बाहर करो, फेंको, चाहे जिसे जहां फेंकना हो, और बांग्लादेश के अंदर संगठित हिंदू समाज लड़ना तो उन्हीं को पड़ेगा। भारत नैतिक समर्थन दे सकता है, जवाब दीजिए। भारत की सरकार जरूर कुछ न कुछ जरूर कर रही होगी, अपने स्तर पर करिए, लेकिन पश्चिम बंगाल का हिंदू यदि सोया हुआ रहेगा तो बांग्लादेश का हिंदू बचेगा नहीं आने वाले दिनों में। ठीक है, इत्तेशाम हक जवाब दीजिए। देखिए साहिल जोशी जी, अभी मैं 2 सवाल का जवाब दूंगा संगीत रागी साहब का। इन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों का जो वोट देते हैं वो देश के हिसाब से नहीं देते हैं। मैं उनको एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि 1947 में जो आजादी हुआ और इंडिया का गेट में जो लिखा हुआ शहीदों का नाम, 95,000 शहीदों का नाम है। अरे भाई, अरे आप बांग्लादेश का मुसलमान किसके लिए वोट किया था? जिन्ना के साथ गया था। ये मत मुझे बोलिए कि भारत का मुसलमान बड़ा देशभक्त और भारत के अंदर रह गया था। मत बोलिए ये सब, ये दूसरी दुनिया को समझाते रहिएगा।
वो गद्दारों का समाज था जिसने बांग्लादेश खड़ा किया। प्रोफेसर रागी, उनकी बात खत्म हो जाने दीजिए ना। आपने कुछ भूमिका रखी है, उस पर उनका जवाब चल रहा है। मत बोलिए, रातों आपने कोई बात रखी है प्रोफेसर रागी, आपने कुछ बात रखी है, उस पर उनका जवाब हो जाने दीजिए। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन उनका जवाब हो जाने दीजिएगा। एहतेशाम बोलिए। सबसे बड़ी बात है साहिल जी कि इस तरह का मतलब डिबेट पे मतलब ये डेकोरम को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। आपको पक्ष का और विपक्ष का सही तौर पर सही सुनना चाहिए, सही जवाब सुनना चाहिए। मैं उनको फिर से पुनः दोबारा कहना चाहता हूं कि जिसने हिसाब से आपने कहा कि इंडिया के मुसलमान अपने हिसाब से देश पे कायम नहीं रहते हैं, तो आपने मैं एग्जांपल दिया दिल्ली का इंडिया गेट 95,000 में 63,000 मुसलमान है। देश की आजादी में लाखों मुसलमान शहीद होकर पाकिस्तान बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे। भारत का मुसलमान पाकिस्तान बनाने की लड़ाई लड़ रहा था। मत बोलिए। अरे बंगाल असेंबली के अंदर जो रिजोल्यूशन पास हुआ था उसको जरा एक बार पढ़ लेना, उसको पढ़ लेना। बांग्लादेश बंगाल का मुसलमान सुन लीजिए। ऐसे बातचीत नहीं हो पाएगी, ऐसे बातचीत नहीं हो पाएगी। जरा सुन लीजिए प्रोफेसर रागी, प्लीज सुन लीजिएगा। आप सुन करके कोड करके रखिए। आज भी वो दीन के नाम पर वोट करता है, वो डेमोक्रेसी के लिए नहीं करता है। इसी देश में वोट जिहाद करता है। मुस्लिम बहुल इलाके जहां पर 99% मुसलमान हैं, वहां का वोटिंग पैटर्न देख प्रोफेसर रागी, आपको पता लगेगा कि वो प्रोफेसर रागी आप एक ही बात रिपीट कर रहे हैं। जरा सुन लीजिए प्लीज, जरा प्लीज सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। जरा उनको शांत करिए प्लीज। बोलिए एहतेशाम जी, बोलिए आपका जवाब। सबसे पहले साहिल जी देखिए, इस तरह की डिबेट नहीं होती है। इस तरह का एक सामने वाले आप बोलिए, आपकी बात सुनी जा रही है अभी, आप बोलिए। चलिए मैं बोल रहा हूं। अभी हमारे संगीत रागी जी कह रहे थे कि भारत के हिंदू एक हो। बहुत खुशी की बात है, आपने इतनी बड़ी बात कही नेशनल टीवी चैनल पर, जो आज तक दुनिया का भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ चैनल है, उसमें आपने कहे। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से साहिल जोशी जी के डिबेट पीरियड में मैं एक बात कह रहा हूं कि देखिए, हिंदू की जो बात कर रहे हैं आप में एक कभी नहीं हो पाएंगेगा। आज मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूं, मैं तमाम मुसलमान मैं एक थाला में खाना खा के दिखला देता हूं, चाहे वो किसी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है। आप हिंदू जो पूरे भारत के हिंदू है, अगर नेशनल चैनल पर बैठ करके बता दें कि एक थाला में सभी हिंदू खाना खा सकेंगे। आप हिंदू की बात करते हैं, आप दिखला दिए, उसके बाद में आप जो बोलिएगा हम क्या बात कर रहे हैं आप? कहां पर आकर आप या क्या बात कर रहे थे? हम किस चीज पर बात कर रहे हैं? आप किस चीज पर बात लेके जा रहे हैं? कौन एक साथ आकर क्या करेंगे, वो बात यहां पर नहीं चल रही है। यहां पर आकर क्या दिग्विजय सिंह ये कह सकते हैं कि भाई यहां पर अखलाक या बाकी लोगों के साथ में जो हुआ उसका बदला वहां पर हमको बांग्लादेश में देखा जा रहा है? ये बात सही साबित होगी? ये क्या बात सही साबित होगी? क्या ये बात सही तरीके से देखनी चाहिए? ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले कंडेम मुजम्मत किया हूं साहिल जोशी जी, इसलिए कि जो भी जिस राज्य में जिस देश में जो इस तरह की घटना घटती है। क्या कर रही थी मालदा में? ममता बनर्जी क्या कर रही थी जब हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, हिंदुओं के खिलाफ दंगे हो रहे थे? कहीं नहीं, ये आप लोगों से बीजेपी का ये प्रेरित, बीजेपी इसको समझिए घटना घटाई है। एक मिनट, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा मामला इसको लेकर खड़ा होता है और इसीलिए मुझे अभिजीत अय्यर मित्रा के पास जाना है, क्योंकि जब सीएए लाया गया था तब यही कहा गया था कि जो प्रताड़ित हिंदू बाकी देशों में होंगे, अगर वो आना चाहते हैं भारत में तो उन्हें यहां की नागरिकता मिलनी चाहिए। अभिजीत अय्यर मित्रा, क्या यही एक सॉल्यूशन आज की स्थिति में दिखाई दे रहा है? क्योंकि मटुआ जो बंगाल के भीतर है, उनको वादा किया गया था पिछले विधानसभा चुनाव में कि सीएए के साथ में कितने लोगों को यहां पर सिटीजनशिप दी गई है, और उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में जो राजनीति अब तैयार हो रही है उसको लेकर भी। बिल्कुल साहिल जी, देखिए जो भी जिनका भी पैसा था, जमीन था, वो 1947 में इधर आ गए थे। जो अब हिंदू उधर बचे हैं बांग्लादेश में, वो बहुत गरीब हैं। जिस किस्म से ऑपरेशन इजराइल ने किया था इथियोपियन यहूदियों को वापस लाने के लिए, या तो पैसा दीजिए, रेलवे टिकट दीजिए, फ्लाइट टिकट दीजिए उनको लाने के लिए, नहीं तो फिर बस ये ही काफ़ी नहीं है। दूसरी बात आई कि हम क्या कर सकते हैं, इसके सिवाय सीए के सिवाय हम और कुछ कर नहीं सकते। आपको याद होगा 1971 में भी जब तक 30 लाख लोग मारे नहीं गए थे,
और जब तक पाकिस्तानी वायुसेना ने हमारे पश्चिमी एयरबेसेस पे बम नहीं फोड़ा था, तब तक हमने युद्ध का ऐलान नहीं किया था। तो हर एक बंदे को मारने के लिए हम जाके उधर मिलिट्री एक्शन तो कर नहीं सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? देखिए, पहले ये भी समझ लीजिए कि मोहम्मद यूनुस समझते क्या हैं। आप दुनिया में देखेंगे हर जगह पे ये जो वामपंथी एनजीओ टाइप समाज सेवक टाइप हैं, ये हमेशा इस्लामिस्ट के साथ अलायंस बनाते हैं। समाज सेवक समझते हैं कि वो सबसे चतुर हैं और जो इस्लामिस्ट होते हैं वो समझते हैं सबसे चतुर होते हैं। और जब भी इनका जो रेवोल्यूशन सक्सीड होता है, पहले एक दूसरे को मार काटते हैं। बांग्लादेश में आजकल यही हो रहा है। मोहम्मद यूनुस ने सोचा कि भाई देखो, मैं एनजीओ वाला हूं, नोबेल प्राइज वाला हूं, सब मेरा समर्थन करेंगे। नहीं हो रहा है। जो जमात का अभी लड़ाई है वो पूरा का पूरा अभी मोहम्मद यूनुस को एक किस्म से वीक करने के लिए है। पर दूसरा ये भी है कि वो मोहम्मद यूनुस को समर्थन भी कर रहा है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस का क्या है, उसको कभी भी इलेक्शन नहीं करवाना है बांग्लादेश में। तो वो ये कोशिश कर रहे हैं एक साथ एकजुट होके कि इतना चीज उधर इतना वायलेंट कर दें कि इलेक्शन उधर होना ही नामुमकिन हो जाए। ये पहली बात हम बहुत अच्छी तरह से तो एक्सपोज हो चुके हैं, है ना। जिस तरीके से अवामी लीग को चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है, जो पाबंदी है, तो धज्जियां उड़ गई है। ये पाबंदी जो है ये सीरियस नहीं है। देख लीजिए, वो जैसे पाकिस्तान में जो पीटीआई ने इंडिपेंडेंट के तौर पे कंटेस्ट किया था, देखिए अवामी लीग पर भी एक ये है, अगर अवामी लीग ने इलेक्शन में पार्ट लिया तो उन्होंने एक किस्म से वैलिडेट कर दिया है जो उनके खिलाफ जो इलीगल जो कू हुआ था, जो मॉब रायट हुआ था उनके खिलाफ, उसको फिर वो वैलिडेट कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल मुझे आपसे पूछना है, उसके बाद मौमिता जी से भी यही सवाल मैं दोहराऊंगा। 30 सितंबर से लेकर अब तक मेरे पास पूरी लिस्ट यहां पर नजर आ रही है। 30 सितंबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 25 नवंबर, 30 नवंबर, 3 दिसंबर। पिछले 15 दिन के भीतर कई घटनाएं यहां पर नजर आ रही है। आज प्रोटेस्ट यहां पर हो रहा है, देश में अलग अलग जगह पर, बांग्लादेशी काउंसिलेट के सामने यहां पर हो रहा है। सभी पार्टियों के कार्यकर्ता वहां पर उतरकर प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे हम किस नजर से देखें, और खास करके कोलकाता में? अभिजीत अय्यर मित्रा, जल्दी आप पहले और उसके बाद। देखिए, ये प्रोटेस्ट करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप मिलिट्री एक्शन तो नहीं ले सकते, पर तो बांग्लादेशी मुस्लिम, जो बांग्लादेशी हिंदू है, उसको भी ये एहसास होना चाहिए कि भाई लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं, लोग हमारा समर्थन में कुछ तो हल्ला बोल कर रहे हैं। देखिए, जो ईयू इन बांग्लादेश है, जो अमेरिकन एम्बेसी इन बांग्लादेश है, सब उस्मान हादी के बारे में बात कर रहे हैं। समुदाय के लिए देने की कोशिश हो रही है। के बारे में बात कर रहा है नहीं। तो इसका हमको हाईलाइट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका फुल समर्थन करना। मौमिता जी, यही सवाल आपके पास। देखिए, अभी हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार चल रहा है बांग्लादेश में हो, एंड उसका जो रिफ्लेक्शन हम बंगाल में भी देख रहे हैं, तो इसका शुरुआत आज नहीं हुआ था साहिल जी, ये बहुत पहले से हो गया था। 1905 से जब लॉर्ड कर्जन ने ईस्ट इंडिया पार्टीशन की घोषणा की थी, तब से ये शुरू हो चुका था। और उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग जब से संगठित हुआ था, उसके बाद से और भी ज्यादा बढ़ गया था। और आपको मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगी, तब आप समझ जाएंगे कि ममता बनर्जी चुप्पी थे और प्रोटेस्ट चालू था, पर ममता बनर्जी जिनकी सरकार है वो कंप्लीटली चुप्पी मार के बैठे। जैसे कि 2021 में अगर आप जाएंगे नंदीग्राम में, तो इलेक्शन के बाद जो हिंदू परिवारों का घर छोड़ने पर मजबूर किया गया था, ममता बनर्जी क्या किया था? उस टाइम पे कुछ नहीं किया था। फिर हम जाते हैं हावड़ा में, रामनवमी के 2023 एक रैली चल रही थी, तो ऊपर से ऐसे ईंट पत्थर, ऐसे जिहादी लोग ऐसा फेंक के लोगों को डिस्टर्ब कर रहे थे हिंदू कम्युनिटी के ऊपर। ममता बनर्जी चुप्पी थे और बीजेपी के ऊपर, आरएसएस के ऊपर पूरा दोष डाल गया था। वो तब कुछ नहीं किया था। ऊपर से जो लोग मतलब इंज्योर हुआ, उनके ऊपर केस चपा दिया गया था, मतलब केस हो गया था, ठीक है। फिर रामपुर हाट 2022 पॉलिटिकल हिंसा के बाद हिंदू घरों को जला दिया गया था, रात को आग और दिन में खामोशी। यही है सरकार की हाल इधर। और प्रोटेस्ट की अगर हम बात करें, तो प्रोटेस्ट हुआ था, जो विरोधी पक्ष है भाजपा ने किया था, और सीपीआईएम या कम्युनिस्ट पार्टी से कोई प्रोटेस्ट हमने नहीं देखा था। जो पैलेस्टाइन के दुख में बहुत रोते हैं, उनको बहुत रोना आता है, पर जब हिंदू मरते हैं तब वो लोग चुप्पी लगा के बैठ जाते हैं। फिर हम आते हैं संदेश खाली 2024 मतलब लास्ट ईयर में, वहां पे महिलाओं को हथियार बनाने मतलब हथियार बना के उनको अत्याचार किया गया था। आखिर में और भी एक बात क्या आपको नहीं लगता कि आपके नेता को भी इस पर बात करनी चाहिए?
जब पैलेस्टाइन की बात होती है तो प्रोटेस्ट जरूर किया जाता है, लाठीचार्ज भी नहीं होता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी और बाकी लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई जब ये बात हो रही है तब उस पर बातचीत क्यों नहीं होती, उस पर प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया जाता। देखिए साहिल जोशी जी, सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी इस तरह से अभी हमारे बहन जिस हिसाब से मौमिता कह रही थी, उन्होंने रामनवमी की घटना दिखाई है, आरामपुर हाट की और संदेश खाली की। तो पिछले देखिए बहुत जमानों से ये भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि यहाँ पर सत्ता पर काबिज होने की। 2021 में इन्होंने कहा था साहिल जी कि अब की बात 200 के पार, लेकिन जनता ने बांग्लादेश की घटनाओं पर नजर रखना जरूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर अल्पसंख्यक समुदायों को, खास करके हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर भारत में भी अलग अलग राज्यों में राजनीति का उबाल हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, वहां के लोगों की सुरक्षा की बात पर भी कहीं ना कहीं चर्चा होना जरूरी है।